जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल स्टडी गाइड पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ पुनः उपस्थित हूं, जिसमें हम लोग मानव शरीर से जुड़े 50 सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह टॉपिक आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस हर साल आपके गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो के अंत तक और चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितना लीटर रक्त होता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 5 से 6 लीटर, ऑप्शन बी 4 से 5 लीटर, ऑप्शन सी 6 से 7 लीटर या फिर ऑप्शन डी 3 से 4 लीटर। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए 5 से 6 लीटर। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि एक वयस्क मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 8.5, ऑप्शन बी 7.4, ऑप्शन सी 6.5 या फिर ऑप्शन डी 10.5। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी 7.4। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 8%, ऑप्शन बी 6%, ऑप्शन सी 7% या फिर ऑप्शन डी 9%। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी 7%। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा मानव शरीर के भार का 7% होता है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए अस्थि मज्जा में, ऑप्शन बी वृक्क में, ऑप्शन सी हृदय में या फिर ऑप्शन डी यकृत में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए अस्थि मज्जा में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण मानव शरीर के अस्थि मज्जा में होता है, जिसे हम बोन मैरो के नाम से भी जानते हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 100 दिन, ऑप्शन बी 140 दिन, ऑप्शन सी 120 दिन या फिर ऑप्शन डी 130 दिन। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी 120 दिन। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, मानव शरीर के किस अंग को आरबीसी का कब्र कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए यकृत को, ऑप्शन बी प्लीहा को, ऑप्शन सी यकृत एवं प्लीहा दोनों को या फिर ऑप्शन डी वृक्क को। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी यकृत एवं प्लीहा दोनों को। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मानव शरीर के यकृत एवं प्लीहा, जिन्हें हम लीवर एवं स्प्लीन के नाम से भी जानते हैं, इसे आरबीसी का कब्र कहा जाता है। फ्रेंड्स, आरबीसी की मृत्यु यकृत एवं प्लीहा में ही होती है, इसलिए इसे आरबीसी का कब्र कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, रक्त का लाल रंग निम्न में से किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन के, ऑप्शन बी फाइब्रिनोजन के, ऑप्शन सी रेनिन के या फिर ऑप्शन डी पेप्सिन के। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन के। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन नामक तत्व की उपस्थिति के कारण होता है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने से निम्न में से कौन सा रोग होता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए बेरीबेरी, ऑप्शन बी एनीमिया, ऑप्शन सी स्कर्वी या फिर ऑप्शन डी रिकेट्स। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी एनीमिया।
फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने से एनीमिया नामक रोग होता है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, आरबीसी की संख्या निम्न में से किस यंत्र द्वारा ज्ञात की जाती है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए हीमोसाइटोमीटर, ऑप्शन बी स्टेथोस्कोप, ऑप्शन सी माइक्रोस्कोप या फिर ऑप्शन डी फ्लोसाइटोमेट्री। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है हीमोसाइटोमीटर। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर द्वारा ज्ञात की जाती है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, श्वेत रक्त कोशिका का जीवन काल कितना होता है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 7 से 8 दिन, ऑप्शन बी 5 से 6 दिन, ऑप्शन सी 2 से 4 दिन या फिर ऑप्शन डी 1 से 2 दिन। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी 2 से 4 दिन। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि श्वेत रक्त कोशिका, जिसे WBC के नाम से भी जाना जाता है, इसका जीवन काल 2 से 4 दिन होता है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 1 से 2 दिन, ऑप्शन बी 3 से 5 दिन, ऑप्शन सी 4 से 6 दिन या फिर ऑप्शन डी 7 से 8 दिन। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी 3 से 5 दिन। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि प्लेटलेट्स का जीवन काल 3 से 5 दिन होता है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, रक्त को थक्का बनाने में अनिवार्य प्रोटीन कौन सी है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए हिस्टोन प्रोटीन, ऑप्शन बी क्रोमोप्रोटीन, ऑप्शन सी फाइब्रिनोजन प्रोटीन या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी फाइब्रिनोजन प्रोटीन। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि रक्त को थक्का बनाने में फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन भूमिका निभाती है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, रक्त समूह की खोज किसने किया था? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए कार्ल लैंडस्टीनर ने, ऑप्शन बी विलियम हर्शेल ने, ऑप्शन सी रॉबर्ट ब्राउन ने या फिर ऑप्शन डी फ्रेडरिक मिशर ने। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है कार्ल लैंडस्टीनर ने। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 ईस्वी में किया था, जिसके लिए इन्हें 1932 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस रक्त समूह को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए रक्त समूह ए को, ऑप्शन बी रक्त समूह ओ को, ऑप्शन सी रक्त समूह बी को या फिर ऑप्शन डी रक्त समूह ए बी को। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी रक्त समूह ओ को। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि रक्त समूह ओ को सर्वदाता रक्त समूह यानी कि यूनिवर्सल डोनर के नाम से जाना जाता है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, किस रक्त समूह को सर्वग्राही रक्त समूह कहते हैं? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए रक्त समूह ए को, ऑप्शन बी रक्त समूह बी को, ऑप्शन सी रक्त समूह ए बी को या फिर ऑप्शन डी रक्त समूह ओ को। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी रक्त समूह ए बी को। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि रक्त समूह ए बी को सर्वग्राही रक्त समूह कहते हैं, तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, आरएस तत्व की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए कार्ल लैंडस्टीनर ने, ऑप्शन बी वीनर ने, ऑप्शन सी कार्ल लैंडस्टीनर एवं वीनर ने या फिर ऑप्शन डी फ्रांसिस क्रिक ने। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी कार्ल लैंडस्टीनर एवं वीनर ने। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि आरएस तत्व की खोज कार्ल लैंडस्टीनर एवं वीनर ने 1940 ईस्वी में किया था, तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित मंड यानी कि स्टार्च को माल्टोज शर्करा में बदल देता है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए टाइलिन, ऑप्शन बी लाइसोजाइम, ऑप्शन सी
पेप्सिन या फिर ऑप्शन डी रेनिन। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है टाइलिन। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि टाइलिन नामक एंजाइम भोजन में उपस्थित मंड यानी कि स्टार्च को माल्टोज शर्करा में बदल देता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, एक वयस्क मनुष्य के जबड़े में कुल कितने दांत होते हैं? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 33, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 35 या फिर ऑप्शन डी 30। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी 32। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि एक वयस्क मनुष्य के जबड़े में कुल 32 दांत होते हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए इनेमल, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी ब्रिक या फिर ऑप्शन डी हृदय। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए इनेमल। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मानव शरीर का सबसे कठोर भाग इनेमल होता है, जो कि दांत के सबसे ऊपरी हिस्से में एक चमकीले परत के रूप में होता है। फ्रेंड्स यह दांतों को सुरक्षा प्रदान करता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए अग्न्याशय, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी पीयूष या फिर ऑप्शन डी थाइमस। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी यकृत। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जिसे हम लोग लीवर के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सी प्रोटीन मानव शरीर में खून का थक्का बनने से रोकती है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए फाइब्रिनोजन, ऑप्शन बी हिस्टोन, ऑप्शन सी हिपैरिन या फिर ऑप्शन डी क्रोमोप्रोटीन। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी हिपैरिन। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि हिपैरिन नामक प्रोटीन मानव शरीर में खून का थक्का बनने से रोकती है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, पित्त का पीएच मान कितना होता है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 7.7, ऑप्शन बी 8.5, ऑप्शन सी 7.4 या फिर ऑप्शन डी 6.5। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए 7.7। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि पित्त का पीएच मान 7.7 होता है, जो कि क्षारीय द्रव होता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन बी अग्न्याशय ग्रंथि, ऑप्शन सी थाइमस ग्रंथि या फिर ऑप्शन डी अधिवृक्क। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी अग्न्याशय ग्रंथि। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्न्याशय ग्रंथि है, जिसे हम लोग पैनक्रियास के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, अग्न्याशयी रस का पीएच मान कितना होता है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 8.6, ऑप्शन बी 8.8, ऑप्शन सी 9.0 या फिर ऑप्शन डी 7.5। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए 8.6। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अग्न्याशयी रस का पीएच मान 8.6 होता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, मधुमेह नामक रोग निम्न में से किस हार्मोन की कमी से होता है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए थायरॉक्सिन से, ऑप्शन बी इंसुलिन से, ऑप्शन सी एड्रिनल से या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी इंसुलिन से। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मधुमेह नामक रोग, जिसे हम डायबिटीज के नाम से भी जानते हैं, यह इंसुलिन हार्मोन की कमी की वजह से होता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, इंसुलिन की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए फ्रेडरिक बैटिंग ने, ऑप्शन बी चार्ल्स बेस्ट ने, ऑप्शन सी
फ्रेडरिक एवं चार्ल्स बेस्ट दोनों ने, या फिर ऑप्शन डी ग्रेगर जॉन मेंडल ने। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी फ्रेडरिक एवं चार्ल्स बेस्ट दोनों ने। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि फ्रेडरिक एवं चार्ल्स बेस्ट ने 1921 ईस्वी में इंसुलिन की खोज की थी। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग किस हार्मोन की अधिकता से होता है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए इंसुलिन के, ऑप्शन बी एड्रीनल के, ऑप्शन सी टीएसएच के, या फिर ऑप्शन डी थायरॉक्सिन के। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है इंसुलिन के। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इंसुलिन के अधिकता के कारण हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग होता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक ने, ऑप्शन बी विलियम हार्वे ने, ऑप्शन सी फ्रांसिस क्रिक ने, या फिर ऑप्शन डी रॉबर्ट ब्राउन ने। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी विलियम हार्वे ने। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे द्वारा 1628 ईस्वी में किया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए ब्रिक, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी हृदय, या फिर ऑप्शन डी फेफड़ा। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी हृदय। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग हृदय, जिसे हम हार्ट के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाले रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए सीरा, ऑप्शन बी धमनी, ऑप्शन सी पल्मोनरी धमनी, या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए सीरा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाले रक्त वाहिनी को सीरा के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाले रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए पल्मोनरी सीरा, ऑप्शन बी धमनी, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों, या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी धमनी। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाले रक्त वाहिनी को धमनी के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, सामान्य अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 72 बार, ऑप्शन बी 60 बार, ऑप्शन सी 80 बार, या फिर ऑप्शन डी 76 बार। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए 72 बार। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि सामान्य अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 120/70 mmHg, ऑप्शन बी 120/80 mmHg, ऑप्शन सी 130/80 mmHg, या फिर ऑप्शन डी 120/60 mmHg। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी 120/80 mmHg। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि किसी भी सामान्य मनुष्य का रक्तदाब 120/80 mmHg होता है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ऊपर वाले को सिस्टोलिक प्रेशर के नाम से जाना जाता है, जबकि नीचे वाले को डायस्टोलिक प्रेशर के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हार्ट जिस प्रेशर से ब्लड को शरीर में पंप करता है उस प्रेशर को सिस्टोलिक प्रेशर के नाम से जाना जाता है, जबकि ब्लड जिस प्रेशर से हार्ट में प्रवेश करता है उस प्रेशर को डायस्टोलिक प्रेशर के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर के अनुपात को ही सामान्य मनुष्य का रक्तदाब माना जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34, रक्तदाब
किस यंत्र से मापा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए स्टेथोस्कोप से, ऑप्शन बी लैक्टोमीटर से, ऑप्शन सी स्फिग्मोमेनोमीटर से, या फिर ऑप्शन डी थर्मामीटर से। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी स्फिग्मोमेनोमीटर से। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि रक्तदाब स्फिग्मोमेनोमीटर से मापा जाता है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से किसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि को, ऑप्शन बी पैराथायराइड ग्रंथि को, ऑप्शन सी अधिवृक्क ग्रंथि को, या फिर ऑप्शन डी थाइमस ग्रंथि को। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि को। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36, किस हार्मोन की कमी से मनुष्य में बौनेपन की समस्या होती है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए एसटीएच हार्मोन की कमी से, ऑप्शन बी टीएसएच हार्मोन की कमी से, ऑप्शन सी एडीएच हार्मोन की कमी से, या फिर ऑप्शन डी एलटीएच हार्मोन की कमी से। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है एसटीएच हार्मोन की कमी से। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि यदि मनुष्य में एसटीएच हार्मोन की कमी हो जाती है तो उसमें बौनेपन की समस्या उत्पन्न होती है। फ्रेंड्स एसटीएच हार्मोन को सोमैटोट्रोपिक हार्मोन के नाम से जाना जाता है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, घेंघा नामक रोग निम्न में से किसके कमी से होता है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए विटामिन सी की कमी से, ऑप्शन बी आयोडीन की कमी से, ऑप्शन सी इंसुलिन की कमी से, या फिर ऑप्शन डी विटामिन डी की कमी से। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी आयोडीन की कमी से। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि घेंघा नामक रोग आयोडीन की कमी से होता है, जिसमें थायराइड ग्रंथि के आकार में वृद्धि हो जाती है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38, किस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को लड़ो और उड़ो हार्मोन कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए अधिवृक्क ग्रंथि से, ऑप्शन बी अग्न्याशय ग्रंथि से, ऑप्शन सी थाइमस ग्रंथि से, या फिर ऑप्शन डी थायराइड ग्रंथि से। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए अधिवृक्क ग्रंथि से। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अधिवृक्क ग्रंथि को एड्रीनल ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स यह ग्रंथि किडनी के ऊपर स्थित होती है, जिसका मुख्य कार्य तनाव की स्थिति में हार्मोन स्रावित करना होता है। फ्रेंड्स इसी हार्मोन को लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से किस हार्मोन को युद्ध हार्मोन के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए एड्रिनलिन को, ऑप्शन बी नॉर एड्रिनलिन को, ऑप्शन सी रिलैक्सिन को, या फिर ऑप्शन डी एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन दोनों को। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन डी एड्रिनलिन एवं नॉर एड्रिनलिन दोनों को। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन दोनों को युद्ध हार्मोन के नाम से जाना जाता है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40, मानव शरीर के किस अंग को स्वर यंत्र के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए ग्रसनी को, ऑप्शन बी ट्रैकिया को, ऑप्शन सी जिह्वा को, या फिर ऑप्शन डी लैरिंग्स को। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन डी लैरिंग्स को। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मानव शरीर के लैरिंग्स भाग को स्वर यंत्र के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स लैरिंग्स ग्रसनी एवं ट्रैकिया को आपस में जोड़ती है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41, फेफड़े का रंग होता है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी हरा, या फिर ऑप्शन डी नारंगी। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए लाल। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि फेफड़े का रंग लाल होता है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 42, क्रेब चक्र की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने किया था? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए पार्सन ने, ऑप्शन बी हैंस क्रेब ने, ऑप्शन सी मेयर हॉफ ने, या फिर ऑप्शन डी विलियम हर्शेल ने। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन बी हैंस क्रेब ने। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि क्रेब चक्र की खोज हैंस क्रेब ने 1937 ईस्वी में किया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 206, ऑप्शन बी 208, ऑप्शन सी 306, या फिर ऑप्शन डी 106। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए 206। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44, मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 29, ऑप्शन सी 25, या फिर ऑप्शन डी 24। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी 29। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मानव खोपड़ी में कुल 29 हड्डियां होती हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी निम्न में से कौन सी है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए फीमर, ऑप्शन बी स्टेप, ऑप्शन सी मैलियस, या फिर ऑप्शन डी टीबियो। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए फीमर। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, जो कि जांघ में होती है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी निम्न में से कौन सी है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए पटेला, ऑप्शन बी स्टेप, ऑप्शन सी ह्यूमरस, या फिर ऑप्शन डी टॉर्सल। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी स्टेप। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप होती है, जो कि कान में पाई जाती है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47, मनुष्य के कान में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, या फिर ऑप्शन डी 4। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन सी 6। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मानव के कान में कुल 6 हड्डियां होती हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48, एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 1400 ग्राम, ऑप्शन बी 1200 ग्राम, ऑप्शन सी 500 ग्राम, या फिर ऑप्शन डी 700 ग्राम। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए 1400 ग्राम। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम होता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 4, या फिर ऑप्शन डी 8। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी 6। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50, किस ग्रंथि द्वारा स्रावित रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए अग्न्याशय द्वारा, ऑप्शन बी पीयूष द्वारा, ऑप्शन सी थाइमस द्वारा, या फिर ऑप्शन डी अधिवृक्क द्वारा। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए अग्न्याशय द्वारा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अग्न्याशय द्वारा अग्न्याशयी रस का श्रवण होता है, जो कि भोजन के तीनों रूप कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है। इसलिए इसे पूर्ण पाचक रस के नाम से जाना जाता है। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड्स, ये आपका होमवर्क है, जिसका उत्तर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है।
सो फ्रेंड्स चलिए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग निम्न में से कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए त्वचा, ऑप्शन बी बड़ी आंत, ऑप्शन सी छोटी आंत या फिर ऑप्शन डी हृदय। सो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और साथ ही मुझे यह बताइएगा कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स इस तरह की वीडियोस मैं प्रतिदिन इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। यदि आप ऐसे वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।